तो हम लोगों ने बात करी थी कि किस तरीके से कंजेस्टिव सिम्टम्स को हम लोग रिमूव कर सकते हैं, है ना। तो टोटल आपको 5D याद करने हैं। आपको 5D याद करने हैं, और ये 5D किस हिसाब से हैं? तो आइनोट्रॉपिक के 3D हैं और इसके 2D हैं, तो ये मिल के कितने बन गए? 5D बन गए। तो कंजेस्टिव सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए 5D हैं: डिजिटेलिस, डोपामिन, डायस्ट्रेज इनहिबिटर, डाययूरेटिक्स एंड डायलेटर्स। तो याद रहेगा आई थिंक अब सबको। तो अब हम लोग डायलेटर्स की बात करने वाले हैं आज। तो याद करने के लिए हम लोग डायलेटर्स जो है ना, बोल देते हैं, लेकिन इसका मतलब है वैसोडाइलेटर्स। वैसोडाइलेटर्स। और आपको पता है कि वैसोडाइलेटर्स आपके 3 हो सकते हैं: वेनोडाइलेटर, आर्टीरियोलर डाइलेटर एंड मिक्स डाइलेटर। अब पहले हम लोग वेनोडाइलेटर की बात कर लें। वेनोडाइलेटर हमारे कैसे हेल्प करते हैं? अगर हम सीएचएफ के पेशेंट्स में वेनोडाइलेटर देते हैं तो ये क्या करेगा? जो हमारे पूरे पेशेंट की जो पूरी वेनस सिस्टम है, उस वेनस सिस्टम को क्या करेगा? ये डायलेट कर देगा। अब अगर हमारा वेनस सिस्टम डायलेट हो जाएगा तो हमारे पैरों में, हाथों में, क्योंकि वेन्स का जो है डायलेट हो गई तो ज्यादा ब्लड फिल हो जाएगा, और इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल पूलिंग ऑफ ब्लड। ये आपको मैंने पहले भी बताया है, पेरिफेरल पूलिंग ऑफ ब्लड। जैसे स्विमिंग पूल होता है ना, स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल का मतलब वाटर जहाँ पे हम लोग कलेक्ट करते हैं स्विमिंग के लिए। इसी तरीके से अगर वेन डाइलेट हो गई तो चारों तरफ हमारी बॉडी में सब जगह ब्लड ही ब्लड कलेक्ट हो जाएगा, पेरीफेरी में, है ना, पूलिंग हो जाएगी। अब इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से होगा ये कि जो वापस हार्ट में ब्लड आ रहा है ये कम हो जाएगा। वेनस रिटर्न, वेनस रिटर्न टू हार्ट डिक्रीजेस। वेनस रिटर्न टू हार्ट डिक्रीजेस कूलिंग की वजह से। अब अगर हार्ट में जो ब्लड पहुंच रहा है अगर वो कम हो जाएगा तो वेंट्रिकल में जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम डिक्रीजेस। ठीक है। नॉर्मली हमने बताया था कितना होता है, 120 ml, लेकिन अब 120 ml नहीं पहुंच पाएगा, अब 100 ml, 90 ml पता चला आपका होगा। अगर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम हो गया तो अब हार्ट को कम ब्लड पंप करना है ना, क्योंकि 120 ml से कम पहुंचेगा तो कम ब्लड पंप करना है। तो हार्ट पे जो लोड था ब्लड पंप करने का, जिसको हम लोग प्री लोड बोलते हैं, वो क्या हो गया? कम हो गया। क्योंकि कम ब्लड पंप करना है तो लोड कम हो गया, प्री लोड क्या हो गया? कम हो गया। अब हार्ट आपका कमजोर हो गया था, सीएचएफ में क्या हुआ था? हार्ट कमजोर हो गया था, लेकिन हमने हार्ट की मेहनत ही कम कर दी क्योंकि प्री लोड कम कर दिया। तो अगर कमजोर भी है और उसको कम ब्लड पंप करना है वो तब भी पंप कर लेगा, तो इजेक्शन इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, इजेक्शन इम्प्रूव हो जाएगा। तो क्या समझ में आया? नोट करके अगर मैं लिख दूं कि वेनोडाइलेटर इम्प्रूव कार्डियक आउटपुट
बाय डिक्रीजिंग प्रीलोड, बाय डिक्रीजिंग प्रीलोड। आई थिंक ये बात सबको समझ में आई होगी कि कैसे हम जो है वेनोडाइलेटर दे के सीएचएफ के पेशेंट में इजेक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं, सिम्टोमेटिक हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मजा आया आप लोगों को? अब ये हो गया वेनोडाइलेटर। अब हम लोग बात करेंगे आर्टीरियोलर डायलेटर। आर्टीरियोलर डायलेटर अगर हम देंगे तो ये क्या करेंगे, डायलेट आर्टीरियोल्स। और इनको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस वेसल्स। क्योंकि हमारी बॉडी की जो पूरी आर्टीरियोल्स हैं उन्हीं में ब्लड फ्लो होता है और उन्हीं ब्लड फ्लो में रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, जितनी आर्टीरियोल्स हमारी पतली होंगी ब्लड को फ्लो होने में उतना ज्यादा प्रॉब्लम होगा, और जितनी भी हमारी आर्टीरियोल डायलेट होंगी उतना जो है हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो आर्टीरियोल डायलेट होने की वजह से पहली क्या चीज हुई कि जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो हमारा क्या हो गया, कम हो गया। पेरिफेरल रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो, ये क्या हो गया आपका, कम हो गया। अब अगर आगे हमारा रेजिस्टेंस नहीं है, अब बात समझ रहे हो, जैसे ये हमारा दिल है, ये हमारा एओर्टा है, ठीक है। अब ये यहाँ पे आर्टरी है, मोटी मोटी आर्टरी और आर्टीरियोल। दूसरा हमारा दिल है। इस बार लेकिन क्या हुआ कि हमारा एओर्टा पतला है, आर्टीरियोल पतले हैं, इनकी डिविजन्स पतली हैं, ये पतली हो गई। तो ये डायलेटेड है यहाँ पे, डायलेट, और यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्टेड। तो यहाँ पे पहले वाले केस में क्या होगा, पहले वाले केस में होगा कि अगर हमारा वेंट्रिकुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, हार्ट पंप करता है, तो आगे रास्ता चौड़ा है तो ब्लड आराम से पंप हो जाएगा, क्योंकि उसको चौड़े चौड़े रास्ते सब मिलते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी पतले रास्ते में ब्लड को भेजने के लिए। हमारी दवाइयां क्या कर रही हैं, आर्टीरियोल को डायलेट कर देंगे। तो अगर रास्ते को चौड़ा कर दिया ब्लड फ्लो होने को, तो अगर हमारा वेंट्रिकल हल्का सा भी कांटेक्ट करेगा, थोड़ी सी भी अगर इसमें ताकत बची है, तो आराम से ब्लड हमारा आगे भाग जाएगा। ठीक है, तो ये फायदा हो गया। तो रेजिस्टेंस कम होने से क्या फायदा हुआ कि वीक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वीक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में पंप मोर ब्लड। तो अगेन कार्डियक आउटपुट क्या हो गया, इंप्रूव हो गया। ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंस कम होने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आफ्टर लोड। तो हार्ट पे आफ्टर लोड एक्चुअली क्या हुआ, कम हुआ। और फिर लास्ट में अगर आप देखो तो कार्डियक आउटपुट इंप्रूव हो गया। तो दोनों में फर्क समझ में आया। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपका प्री लोड कम हुआ था, तो जब हम वेनोडाइलेटर देते हैं तो प्री लोड कम हो जाता है, जब आर्टिकुलर डायलेटर देते हैं तो आफ्टर लोड कम हो जाता है।
और अगर हम मिक्स दे दें, मिक्स डायलेटर, तो कार्डियक आउटपुट improves due to decrease in preload as well as afterload। तो मिक्स डायलेटर देने से क्या होता है, कार्डियक आउटपुट हमारा इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि ये मिक्स प्रीलोड को भी कम करेगा और आफ्टर लोड को भी कम करेगा। ठीक है, तो अब आप देखो ड्रग्स यूज इन सीएचएफ। अगर हमारा हार्ट फेल्योर का पेशेंट है तो हम लोग कौन कौन सी ड्रग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या याद करना है, पहला ड्रग्स विच अरेस्ट द डिजीज प्रोग्रेशन एंड प्रोलॉन्ग सर्वाइवल ऑफ पेशेंट। ठीक है, तो कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो डिजीज की प्रोग्रेस को रोक देती हैं, तो ये मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। और ये कौन कौन सी हैं, 3A B, ये आपको पता है, 3A B। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया दूसरा, कि ड्रग्स विच रिलीव्स कंजेस्टिव सिम्टम्स इन हार्ट फेलियर। तो इनमें हमने आपको क्या बताया, 5D, है ना। अब एक से नहीं कंट्रोल हो रहा, 2 3 4 5, डिपेंडिंग अपॉन दी सीवियरिटी हमें कितनी दवाइयां ऐड करनी है। तो दो ग्रुप हो गए, 3AB+5D, ये आपको याद करनी है। ठीक है, 3AB वाले से क्या होगा, सिम्टम्स इंप्रूव नहीं होंगे, और 5D से क्या होंगे, सिम्टम्स इंप्रूव होंगे लेकिन डिजीज की प्रोग्रेशन नहीं रुकेगी। तो एक इसमें से आप ऐड करके दे सकते हो, 1 फ्रॉम ईच ग्रुप। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आ जाओ एक बार चैट सेक्शन में। एक्चुअली सीएचएफ का ट्रीटमेंट आप लोगों को करना नहीं होता है, क्योंकि कार्डियक प्रॉब्लम्स आप लोग नहीं ट्रीट कर पाओगे, इवन एमबीबीएस वाले भी नहीं करते हैं, तो ये कार्डियोलॉजिस्ट का काम है। लेकिन आपको ट्रीटमेंट का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, दवाइयों का आइडिया होना चाहिए, मरीज खा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा सबको अच्छे से। क्विक रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। और तुम लोग बताओ, अगर हम वेनो डायलेटर देते हैं तो प्री लोड कम होगा या आफ्टर लोड कम होगा। तो वेनो डायलेटर देने से प्री लोड कम होता है। वेरी गुड, वेरी गुड।
ठीक है, तो वेनोडाइलेटर देने से प्री लोड कम होता है। दूसरा, कोई वेनोडाइलेटर ड्रग का नाम बताओ। पढ़ चुके हैं हम लोग, एंजाइना में भी वही देते थे। वेरी गुड, नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स कोई भी हो, नाइट्रेट्स। तो सुप्रिया ने पूछा है कि प्री लोड का मतलब एक बार और बता दीजिए। ठीक है, तो प्री लोड का मतलब कौन बताएगा? माइक ऑन करके कोई बताना चाहेगा प्री लोड का मतलब? कोशिश करो समझाने की, कौन समझाएगा? प्री लोड का मतलब जल्दी से बताओ। ठीक है, नकीब। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकुलर में ब्लड जा नहीं रहा है, हाँ। तो इंफीरियर वेना कार्वा और सुपीरियर वेना कार्वा में ब्लड का कंजेशन हो रहा है, हम्म। जिससे प्री लोड हो रहा है। हम्म। नहीं, बहुत बढ़िया नहीं बताया नकीब, अच्छी कोशिश करी। चलो, कोई और बताएगा? हेलो काशिब आलम, यस। नकीब, अपना जी तुम सर। अपना वो माइक ऑफ बंद कर दो। इसमें इसमें सर होता है क्या, जिस तरह से आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल के थ्रू जब लंग्स में जाते हैं, लंग्स से फिर उधर से ब्लड आकर के लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू पूरा बॉडी में जब जाते हैं, तो बॉडी के थ्रू वो आर्टरी से जाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से जब बॉडी से लेकर के भेन जाते हैं, तो भेन में क्या होता है, भेन के थ्रू आर्ट्रियम में आते हैं सर। इसमें हम्म। अगर कंजेशन हो जाएगा भेन में, हम्म। हम्म। तो उसमें ब्लड पुलिंग हो जाएगा बॉडी में मेरा, उसे स्वेलिंग वगैरह हो जाती है। इसीलिए उसे डायलेट के लिए हम नाइट्रेट का ऑक्साइड करते हैं प्री लोड के लिए। हम्म। हम्म। पोस्ट लोड तो आरसी पर है, उसमें हम तो सीसीबी दे के कंट्रोल करते हैं। ठीक है काशिब आलम, है ना? तो मैं तुमको फिर से बता देता हूँ, तो थोड़ा सा आसान तरीके से बता देता हूँ, क्योंकि जैसा मैं सुनना चाह रहा हूँ वैसा नहीं बता रहे हो तुम लोग। तो प्री लोड का मतलब क्या हो गया, है ना? प्री का मतलब होता है पहले, तो कॉन्ट्रैक्शन से पहले कितना लोड है। अब कॉन्ट्रैक्शन से पहले कितना लोड का मतलब क्या हुआ? तो मेनली जो है इसका मतलब हुआ मीन्स एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि अगर नॉर्मल कितना होता है, नॉर्मल एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना है? 120 ml। लेकिन मान लो ये इंक्रीज हो जाए, इफ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीजेज। अब मान लो ये हो गया 150 ml। तो अब पहले हार्ट को कितना ब्लड पंप करना था? पहले पंप करना था 120 ml। अब कितना पंप करना है? 150 ml। ठीक है, नाउ ventricle has to pump 150 ml blood, so load increases। ठीक है,
लेकिन मान लो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम हो जाता है, मान लो 100 ml है, तो अब क्या होगा, लेस ब्लड हैज टू पंप, सो प्रीलोड डिक्रीजेज। ये एंजाइना वाला मैं पढ़ा रहा था तो आपको बताया था। ठीक है, तो हार्ट को कितना ब्लड पंप करना है, अगर ज्यादा ब्लड पंप करना है तो प्रीलोड क्या हो गया, बढ़ गया। कम ब्लड पंप करना है तो प्रीलोड क्या हो गया, कम। माइक बंद कर दो अपना, मानसी। अब बताओ भाई, समझ में आ गया सबको? सबको समझ में आया? सुप्रिया, ठीक है। अब आफ्टर लोड का क्या मतलब होता है? आफ्टर लोड कौन बताएगा? आफ्टर लोड जल्दी से बताओ, माइक ऑन करके चलो, मैंने देखे, वरना फिर मैं वो भी बता दूं। सर वीएन दीक्षित बताओ, आफ्टर लोड क्या होता है? सर आफ्टर लोड जो होता है, जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो होता है, उसको सर बिल्कुल सही, आफ्टर लोड कहते हैं। बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही, अगर सर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आफ्टर लोड बढ़ जाएगा, अगर बहुत कॉन्स्ट्रिक्शन बढ़िया, सर बेंस तो आफ्टर लोड बढ़ जाएगा, अगर डायलेटेड है तो आफ्टर लोड सर डिक्रीज हो जाएगा। बिल्कुल एकदम सही बताया है। ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन तो एकदम सही बताया है दीक्षित जी ने, है ना। लेकिन मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि अगर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ने के बाद आपको यही नहीं समझ में आया तो फिर मेरा पढ़ाना बेकार हो गया। तो आफ्टर लोड मींस पेरिफेरल रेजिस्टेंस। पेरिफेरल रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो, जो अभी हमने पढ़ाया था। ब्लड फ्लो में पेरिफेरल रेजिस्टेंस कितना होता है ना, मेनली ड्यू टू आर्टीरियोल, क्योंकि आर्टीरियोल सबसे ज्यादा होती है हमारी बॉडी में, तो आर्टीरियोल से ही पेरिफेरल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो अगर जो है हमारा आर्टीरियोल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए, क्योंकि देखो हो क्या रहा है, आफ्टर लोड का मतलब यहाँ पे क्या है, क्योंकि अब जो है आपका ब्लड निकल चुका है आफ्टर, आफ्टर का मतलब बाद में, तो कॉन्ट्रेक्शन के बाद कितना लोड है, तो अब जो फ्लो हो रहा है, तो आगे का अगर रास्ता पतला है तो हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आफ्टर लोड बढ़ गया। ठीक है, तो मोर पेरिफेरल रेजिस्टेंस मीन्स आर्टीरियोलर कॉन्स्ट्रिक्शन, क्योंकि रास्ता पतला हो गया, आर्टीरियोलर कॉन्स्ट्रिक्शन, देन आफ्टर लोड विल बी मोर। रास्ता पतला हो गया तो अब दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो आफ्टर लोड क्या हो गया, बढ़ गया। और दूसरी कंडीशन क्या है, लेस पेरिफेरल रेजिस्टेंस मीन्स arteriolar dilatation, means arteriolar dilatation,
तो क्या होगा, प्री लोड विल बी मोर देन आफ्टर लोड विल बी लेस। क्योंकि अगर रास्ता चौड़ा है पेरिफेरल रेजिस्टेंस है ना, आर्टीरियोलर डायलिटेशन। आर्टीरियोलर डायलिटेशन का मतलब रास्ता चौड़ा। रास्ता चौड़ा तो हार्ट को कम मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यही जो कम हुआ हमारा, ये आफ्टर लोड कम हो गया, आफ्टर लोड। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको, प्री लोड और आफ्टर लोड। समझ में आया? ठीक है, तो फटाफट 5 मिनट हम लोग कुछ रिवीजन कर लें। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? तो हम लोगों ने पढ़ा कि अगर सीने में दर्द होने लगे अचानक से, अगर एंजाइना का दर्द है, तो हम लोग फटाफट सब लिंगुअल एक ड्रग दे देते हैं। कौन सी ड्रग है जो सब लिंगुअल दी जाती है? GTN। ये आप लोग याद रखो, नाइट्रेट्स आते हैं, कई तरीके के आते हैं। GTN इज वेरी पॉपुलर। GTN देते ही कितने मिनट के अंदर दर्द खत्म हो जाती है? जीभ के नीचे दे दो तो कितने मिनट में दर्द खत्म हो जाएगी? 3 मिनट में दर्द खत्म हो जाती है, 2 से 3 मिनट। ठीक है, 3 मिनट याद कर लो राउंड फिगर में। तो अगर एंजाइना का दर्द है तो आप GTN दे दो, और GTN देने से 3 मिनट में दर्द खत्म हो जाती है। और अगर 3 मिनट में दर्द ना खत्म हो तो डोज रिपीट कर दो, सेकंड डोज दे सकते। और अगर जो है सेकंड डोज से भी फायदा ना हो, तो दो ही बातें हो सकती हैं, कि या तो मरीज को एंजाइना का दर्द नहीं, और या जो आप मरीज को खिला रहे हो वो नाइट्रेट गड़बड़। वो नाइट्रेट गड़बड़ है। लेकिन नाइट्रेट अगर ज्यादा दिन रखी रहती है तो वाटर को एब्जॉर्ब करके खराब हो जाती है उसकी टेबलेट। लेकिन अगर दोनों चीजें सही हैं, पेशेंट एंजाइना का है और ड्रग नाइट्रेट है, तो आराम मिलना तय है, एकदम मरीज को आराम मिल जाएगी। नाइट्रेट कैसे एंजाइना का दर्द खत्म करता है? तो नाइट्रेट वेनोडाइलेटर है। कैसे दर्द खत्म करता है? तो प्री लोड को कम कर देता है। और प्री लोड का कम करने का मतलब क्या हुआ, कि हार्ट की मेहनत को कम कर दिया। अब अगर हार्ट की मेहनत कम हो गई तो ऑक्सीजन की डिमांड कम हो गई। ऑक्सीजन की डिमांड कम हो गई तो क्या हो गया, आपको पेन खत्म हो गया। देखिए, एंजाइना में दर्द जो होता है वो ऑक्सीजन की कमी से होता है। तो हमें ऑक्सीजन का कम, ऑक्सीजन कैसे कम करें? तो ऑक्सीजन तो बढ़ा नहीं सकते हैं, तो सबसे आसान तरीका है कि दिल की मेहनत को कम कर दें। तो दिल की मेहनत कैसे कम करेंगे? बाय गिविंग वेनोडाइलेटर। प्री लोड कम कर दें, आफ्टर लोड कम कर दें, तब भी एंजाइना का दर्द खत्म हो जाएगा। तो आफ्टर लोड खत्म करने के लिए कौन सी ड्रग देते हैं? CCB, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। वेरापामिल, डिल्टियाजेम, निफिडिपिन, एम्लोडिपिन, ये सब हमारी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं।
ठीक है। तो एक छोटा सा चैप्टर आपका एरिथमिया का और बच गया है। नॉर्मली एरिथमिया तो ज्यादा नहीं पढ़ाई जाती है, पर मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूंगा, कुछ बच्चे पढ़ना चाह रहे थे। और कल तो छुट्टी रहेगी एक्चुअली, कल मैं थोड़ा सा ट्रेवलिंग में रहूंगा, नहीं पहुंच पाऊंगा 10 बजे तक। तो कल छुट्टी रहेगी, सैटरडे को मैं एरिथमिया और पढ़ा दूंगा। और मंडे से नया बैच एक तरीके से स्टार्ट हो जाएगा एंटीबायोटिक का। एंटीबायोटिक बहुत सारे बच्चों को पढ़ना भी होता है, करीब 20-25 दिन की क्लासेज रहेंगी, है ना। तो एंटीबायोटिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग जो है रेडी रहें एंटीबायोटिक के लिए। और अगर आपके साथ ही दोस्त या कोई भी लोग जूनियर या सीनियर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग उनको बोल देना, ठीक है। तो मंडे ऑनवर्ड्स हम लोग एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे। एंटीबायोटिक्स में सब कुछ हम लोग पढ़ते हैं एक्चुअली एंटी माइक्रोबियल होता है, जिसमें हम लोग एंटी फंगल पढ़ेंगे, एंटी वायरल पढ़ेंगे, एंटी अमीबिक पढ़ेंगे, एंटी मलेरियल पढ़ेंगे, एंटी बैक्टीरियल पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत कुछ पढ़ेंगे, मलेरिया का ट्रीटमेंट, टाइफाइड का ट्रीटमेंट, डायरिया का ट्रीटमेंट, है ना। ट्यूबरक्लोसिस पूरा पढ़ेंगे। तो काफी लंबा चलता है वो, 20-25 दिन, महीने भर की क्लास चलेगी। आ, अभी लिखी तो लिख दी है, लेकिन वो क्योंकि बहुत सारे लोगों ने लिखी है तो नॉट अप टू द मार्क। अब ये पढ़ाते पढ़ाते उसको पूरी करा जाएगा। तो छप नहीं पाई है, लेकिन कंप्लीट हो गई है, पर वो अभी तुम लोगों के लायक नहीं हो पाई, तो इस वजह से वो पेंडिंग ही रह गया काम। कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ साथ कर लें, तो जैसे ही उधर खत्म होगा कम से कम तब आप लोगों को मिल जाए, बने बनाए नोट्स मिल जाए, तो टेढ़े मेढ़े ना हो। तो वी विल ट्राई रियर। ठीक है। तो चलो, थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स। उस पर मैं टेलीग्राम पे कुछ क्वेश्चन डाल देता हूँ, उसके आप लोग रिप्लाई कर देना, है ना। टेलीग्राम पे मैं कुछ क्वेश्चन डाल रहा हूँ, उस पर आप लोग थोड़ा सा देखो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट।